फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स के फोर्सेज होते हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 वीक न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 4 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मीनिंग होता है कि किन्हीं टू मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि फोर्स बिटवीन टू मासेस, फोर्स बिटवीन टू मासेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एज द नेम सजेस्ट कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। वो पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और दोनों के दोनों अगर नेगेटिव हैं तो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो ये वो फोर्स होता है जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में लगता है। जैसे कि अगर हम अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके की बात करते हैं तो इसमें से अगर मैं बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ तो बीटा डीके का ले लेता हूँ। तो जब मैं बीटा डीके की बात करता हूँ तो बीटा डीके का क्या मीनिंग होता है कि जब किसी पार्टिकल से बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके इसमें क्या होता है कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक चेंज हो जाता है। अब ये जो चेंज होता है एटॉमिक नंबर, उसके साथ में एक और पार्टिकल निकलता है। अगर पॉजिटिव बीटा डीके है तो उस केस में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और अगर नेगेटिव बीटा डीके है जिसको हम इलेक्ट्रॉन डीके भी बोलते हैं तो इस केस में न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। क्लियर है? सो अब जो पार्टिकल निकला है वो और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम किसमें कंसीडर करते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। आप सभी को पता है कि अगर हम किसी न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब हमें ये बात क्लियर पता चल गई है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमें यहाँ पर हमें ये भी बताया था कि किन्हीं टू सेम चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन का लगता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फोर्स की, तो ये जो प्रोटॉन है और ये जो प्रोटॉन है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, लेकिन इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के बावजूद भी मेरा न्यूक्लियस स्टेबल है और बहुत ही कम साइज का है। इसका मतलब क्या है कि वो जो फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और स्टिल वो एक न्यूक्लियस में स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। अगर मैं इनकी मेजरमेंट की बात करूं तो नेचर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं। कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमारे वीक न्यूक्लियर फोर्सेज आते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आते हैं, और सबसे वीक हमारे कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेज। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं न्यूटन के लॉ की तरफ ही। अब न्यूटन के लॉ पर जाने से पहले एक और छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज मोमेंटम। हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि मोमेंटम में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है तो वहां पर जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा? P रहेगा। यानी कि हमें एक बात पता चल गई यहाँ से कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास नहीं है तो उसमें मोमेंटम नहीं हो सकता। अगर मास 0 हो जाए मेरा तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? अगर उस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं है यानी कि v अगर 0 है, अगर v भी 0 है तो भी p मेरा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब m की भी कुछ वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, v की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तभी हम बात कह सकते हैं कि मोमेंटम उसमें है। क्लियर है? अब हम